हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिल्कुल नई सीरीज़ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूज़फुल होंगे जो भी बच्चा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का या मत्स्य यूनिवर्सिटी का या शेखावटी यूनिवर्सिटी का, यानी कि राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी कोर्स कवर करती हैं, बीएससी कोर्स कराती है, उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ रहेगी यूज़फुल रहेगी। ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मुझे ये लगता है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम करीबन 3 से 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये थर्मोडाइनमिक्स यूनिट 2 के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें बोला है कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए व कार्नोट इंजन की दक्षता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो कार्नोट इंजन है वो बेस्ड होता है किस पर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, तो कार्नोट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है, यानी कि काल्पनिक इंजन है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कार्नोट इंजन, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन एक इमेजिनरी और आप कह सकते हो इसको हाइपोथेटिकल इंजन है। ये हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें जितनी भी प्रोसेस हो रही है सारी की सारी फ्रिक्शन लेस है, यानी कि घर्षण रहित है, जो कि वास्तव में होता नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी प्रोसेस इसमें हो रही है वो सारी की सारी क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, क्योंकि साइकिल में सभी प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस, सभी प्रक्रम फ्रिक्शन लेस हैं। तो सभी प्रक्रम फ्रिक्शन लेस है जो वास्तव में नहीं होता है। उसके अलावा क्या चीज़ है इसमें, जो एक प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, फिर है एडियाबैटिक, फिर है आइसोथर्मल और फिर है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय और एडियाबैटिक का मतलब होता है रुदोष्म। तो इसमें जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो एकांतर रूप से समतापीय व रुदोष्म है। तो समतापीय जो प्रोसेस होती है उसमें इंजन चलता है स्लो और रुदोष्म जो प्रोसेस होती है उसमें इंजन चलता है तेज। तो एकांतर रूप से यानी कि ऑल्टरनेटिवली इंजन धीरे चलना और तेज़ चलना, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा संभव सा नहीं है, इसलिए एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। कार्नोट साइकिल में ऑल्टरनेटिवली आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय। ऑल्टरनेटिवली को आप लिखोगे एकांतर रूप से। तो आइसोथर्मली समतापीय व एडियाबैटिक को आप लिखोगे रुदोष्म। प्रक्रियाएं होती हैं समतापीय मतलब आइसोथर्मल, समतापीय प्रक्रम स्लो होता है जबकि एडियाबैटिक प्रक्रम बहुत फास्ट होता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि इंजन को एक बार धीरे चलना होता है, एक बार तेज़ चलना होता है। तो इससे यह प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, अतः यह प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता। फीजिबल का मतलब होता है संभव नहीं होता, फीजिबल नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या चीज़ें आई। कार्नोट साइकिल एक इमेजिनरी साइकिल है क्योंकि साइकिल में सभी प्रक्रम क्या होते हैं, फ्रिक्शन लेस होते हैं। तो दूसरा, जितनी भी साइकिल होंगी थर्मोडायनेमिक्स में, उन सभी साइकिल का आधार होती है कार्नोट साइकिल, यानी कि किसी भी साइकिल की जो दक्षता है
जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में काम कर रही है, उसकी दक्षता कार्नोट साइकिल की दक्षता से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। अब जो कार्नोट साइकिल है ये कुल 4 प्रोसेस में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यह कुल 4 प्रक्रमों में, प्रक्रमों मतलब प्रोसेस में कंप्लीट होती है। 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहले जो प्रोसेस 1 से 2 लिखी है इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, आइसोथर्मल हीट एडिशन यानी कि समतापीय ऊष्मा एडिशन मतलब देना। तो समतापीय प्रक्रम पे यहाँ पे ऊष्मा दी जाती है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? 1 से 2। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस 1 से 2 के अंदर जो इंजन है उसको हीट सप्लाई की जाती है। प्रोसेस के अंदर तापमान कांस्टेंट रहता है, पर प्रेशर पहले P1 होता है। प्रेशर कहाँ से पहुँच जाता है? P1 से P2। और वॉल्यूम पहले V1 होता है, वॉल्यूम कहाँ तक पहुँच जाता है? P2 तक। तो इस प्रक्रिया में इंजन को समान तापमान प्रक्रम पर, समतापीय प्रक्रम पर, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम पर हीट सप्लाई की जाती है। हीट सप्लाई की जाती है मतलब ऊष्मा दी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो तापमान जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि T1 बराबर क्या रहेगा? T2, और इसको मैं बोल लूँगा T1। और T1 जो है वो कौन सा टेम्परेचर रहेगा? हाई टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, T1 कौन सा टेम्परेचर रहेगा? हाई। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने T1 लिखा है, ये T1 बराबर किसके हो गया? T2 के। T1 कौन सा टेम्परेचर हो गया? साइकिल का हाई। P1 से कहाँ पहुँच गए? P2 पर। V1 से कहाँ पहुँच गए? V2 पर, है ना। तो हीट जो दी जाती है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हमें पता है जो हीट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है P1 V1 ln V2 अपॉन V1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो RT1 ln V2 अपॉन V1। जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको लिखो। तो ये तो हो गई एक प्रोसेस, जो कि कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल हीट एडिशन, यानी कि समतापीय ऊष्मा क्षेपण 1 से 2। दूसरी जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 1 मिनट रुकना दो। इसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरी जो प्रोसेस होगी उसको हम नाम देंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सी प्रोसेस होगी? 2 से और 3 तक। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? हम इसको हिंदी में बोलेंगे रुदोष्म प्रसार। रुदोष्म प्रसार। तो ये प्रोसेस क्या होगी? इसमें जो गैस है उस गैस का क्या होगा? एडियाबैटिकली क्या होगा? हीट एक्सपेंड होगी। वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड होने का मतलब है जो प्रेशर पहले था कितना? P2, अब कहाँ तक हो जाएगा? P3 तक। V2 जो वॉल्यूम था वो कहाँ तक चला जाएगा? V3 तक। क्योंकि रुदोष्म प्रक्रम है इसलिए इसमें जो हीट है वो क्या रहेगी? 0। तो इस प्रोसेस में गैस, यहाँ पर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस एयर ले लो, है ना। तो आइडियल गैस होती है इसमें, इसलिए इस पर आइडियल गैस लॉ फॉलो होते हैं। तो इस प्रोसेस में गैस रुदोष्म प्रक्रिया द्वारा प्रसारित होती है। रुदोष्म प्रक्रिया द्वारा प्रसारित होती है। प्रसारित होने का मतलब है एक्सपेंड होती है, ये लिखेंगे, है ना। तो रुदोष्म प्रक्रिया द्वारा प्रसारित होती है। तो रुदोष्म प्रक्रम के लिए हमें पता है, हम लिखते हैं T2 अपॉन T1 बराबर हम लिखते हैं V1 अपॉन V2 पावर गामा -1, और इसी चीज़ को हम लिखते हैं P2 अपॉन P1 पावर गामा -1 अपॉन गामा। T2 यानी कि ये वाला टेम्परेचर, T2 का मतलब कौन सा टेम्परेचर हो गया? ये वाला टेम्परेचर हो गया यहाँ पर जो है, जिसको हम लोअर टेम्परेचर बोलेंगे, और T1 मतलब ये हाई टेम्परेचर। तो T2 के साथ जो वॉल्यूम है वो कौन सा है? V3, और T1 के साथ जो वॉल्यूम है वो कौन सा है? V2। ये ऐसे आ रही है ना प्रोसेस ऐसे।
तो यहाँ पर टेम्परेचर है कितना T2 और वॉल्यूम कितना है V3, और यहाँ पर टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम कितना है V2। तो इस इक्वेशन को इसके हिसाब से सेट करो, तो इसके हिसाब से सेट करोगे तो T2/T1 बाद वाला अपॉन पहले वाला, V1/V2, V1 मतलब पहले वाला, तो यहाँ पर पहले वाला कौन सा है V2 है, तो V2/V3। पावर कितनी हो गई गामा-1, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो हीट है वो कितनी रहती है 0, इसलिए यहाँ पर हीट कितनी रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गई, एक हो गई आइसोथर्मल हीट एडिशन, एक हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो तीसरी जो प्रोसेस हो जाएगी वो कौन सी होगी, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन यानी कि समतापीय प्रोसेस पर हीट क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। ये प्रोसेस कौन सी होगी, ये प्रोसेस होगी 1, 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, ये होगी 3 से 4। तो इस प्रक्रम में गैस हीट रिजेक्ट करेगी, गैस आइसोथर्मली को आप हिंदी में लिखोगे समतापीय रूप से। आइसोथर्मली हीट को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो रिजेक्ट करेगी, तो रिजेक्शन को हमने लिख दिया Q2 और उसको हम लिखेंगे nRT लिखते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा T2 ln। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q = RT ln V2/V1। अब यहाँ पर जो V2 जो टेम्परेचर वॉल्यूम होता है बड़ा वाला और V1 वॉल्यूम होता है छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला वॉल्यूम है वो कौन सा है V3 और छोटा वाला वॉल्यूम कौन सा है V4 है। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो V4 - V3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको लिखूँ V4/V3, तो इसके साथ में लगाऊंगा क्या, माइनस लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा V4/V3। और इसको अगर मैं V3/V4 लिखूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, RT2 ln V3/V4। आप इतना कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए ध्यान रख लेना, यहाँ पर ऊपर बड़ा वाला वॉल्यूम आता है और नीचे छोटा वाला वॉल्यूम आता है ना, ये V4 है। तो ये ध्यान रख लेना, ऊपर बड़ा वाला वॉल्यूम आएगा और नीचे छोटा वाला वॉल्यूम आएगा। ये अगर कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि यहाँ पर पहले माइनस लगाओगे फिर इसमें से V3/V4 लिखोगे तो माइनस कॉमन आएगा तो प्लस आएगा, तो इतना झंझट करने के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ ये ध्यान रख लेना, ये जो फार्मूला है उसमें ऊपर बड़ा वाला वॉल्यूम है, नीचे छोटा वाला वॉल्यूम है। ठीक, इसको लिख लिया हमने थर्ड। फिर हमारे पास चौथी प्रोसेस आई। चौथी प्रोसेस को हम लिखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रुद्धोष्म संपीड़न। तो यहाँ प्रोसेस कौन सी होगी, 4 से 1। तो गैस क्या होगी, गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी, एडियाबैटिकली कंप्रेस होकर कहाँ पर पहुँच जाएगी, वापस इनिशियल पोजीशन पर पहुँच जाएगी। तो गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होकर पुनः पहली स्थिति में आ जाएगी, पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही लिखना है फार्मूला जो इसके पहले लिखा T2/T1 वाला। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। T2/T1 बराबर क्या होता है, V1/V2 पावर गामा-1। अब ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है तो यहाँ टेम्परेचर था T2, यहाँ टेम्परेचर था T1, यहाँ का जो वॉल्यूम था वो था V4 और यहाँ का वॉल्यूम था V1। ठीक है, हमें क्या लिखना है, T2/T1 लिखना है। T2 मतलब बाद वाला टेम्परेचर और T1 मतलब पहले वाला टेम्परेचर। तो यहाँ पर बाद वाला टेम्परेचर कौन सा है, T1, तो इसको क्या लिखोगे, T1। तो पहले वाला टेम्परेचर कौन सा है, T2। ठीक है, ये लिखोगे। तो T1 से रिलेटेड, T1 के सामने का उसका वॉल्यूम, T1 का वॉल्यूम कौन सा है, V1। तो V1 तो कहाँ जाएगा, नीचे, और T2 का वॉल्यूम कौन सा है, V4। तो ये कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, ये कहाँ आएगा, ऊपर। तो T2 वाला हो गया कौन सा, V4। तो V4/V1
पावर गामा माइनस वन। यहाँ ये ध्यान रखना, ये जैसे इसका एक और फॉर्मूला बनता है, कौन सा बनता है, T2/T1 बराबर P2/P1 पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये फार्मूला बनता है। और यहाँ ये फार्मूला देखो, ये इंटरचेंज है, T2 के क्रॉस में है V2 और T1 के क्रॉस में है V1। तो यहाँ पर T1 वाला वॉल्यूम कौन सा है, V1, तो वो उसके क्रॉस में जाएगा, और T2 वाला वॉल्यूम कौन सा है, V4, तो वो उसके क्रॉस में जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 को T2/T1 और V1/V4 की पावर गामा माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 4 है, तो 2 और 4 को कंपेयर करने पर इक्वेशन 2 एंड 4 को कंपेयर करने पर तो 2 में तो लिखा है T2/T1 और वो किसके बराबर है, V2/V3, वो बराबर है V2/V3 पावर गामा माइनस वन। और जो 4 है उसमें लिखा है V1/V4 गामा माइनस वन, V1/V4 और पावर गामा माइनस वन। ठीक है, अब ये आपस में सब बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V2/V3 बराबर क्या हो जाएगा, V1/V4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं V3/V4 बराबर V2/V1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये हमारे काम आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, तो दक्षता को हम लिखते हैं ईटा से। ये किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ये किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 के, और हीट सप्लाई जो है वो किसके बराबर होगी, Q1 के। ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर मैं वैल्यू डालूँ, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है RT1 ln V2 अपॉन V1। तो ये वैल्यू हो जाएगी RT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस Q2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, RT2 ln V3 अपॉन V4, RT2 ln V3 अपॉन V4, और Q1 वापस से RT1 ln V2 अपॉन V1। तो यहाँ से हर जगह से देखो R कॉमन आके कट गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है V2 अपॉन V1 बराबर है किसके, V3 अपॉन V4 के। यहाँ से देखो, यहाँ से तो यहाँ V2 अपॉन V1 और यहाँ लिखा है V3 अपॉन V4। तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RT1, R तो कट गया, R को तो काट दो, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2, R फिर कट गया, मैं वापस लिख रहा हूँ T2, और इसको लिख दिया मैंने ln V2 अपॉन V1, और अगेन ये किसके बराबर, T1 ln V2 अपॉन V1। तो ये ln V2 अपॉन V1 ये सब कट गया, ये सब कट जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बच गया नीटा का वो कितना बच गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आया कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का, जिसमें हमने लिखा 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 को और आप कैसे लिख सकते हो, T2 अपॉन T1 बराबर है किसके, यहाँ से देखो T2 अपॉन T1 बराबर था V2 अपॉन V3 पावर गामा माइनस वन। ठीक है, और ये जो है V2 अपॉन V3 इसको हम लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं, रो, यानी कि एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो अगर मैं इस फार्मूला के हिसाब से जाऊं तो क्योंकि T2 अपॉन T1 जो है वो किसके बराबर था, V2 अपॉन V3, V2 अपॉन V3 पावर गामा माइनस वन के। ठीक है, ये इसके बराबर था। तो यहाँ से T2 अपॉन जो T1 है वो बराबर होगा किसके, रो, यहाँ पर है ना, ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन रो गामा माइनस वन के। तो T2 अपॉन T1 ये जो चीज़ है V2 अपॉन V3 ये किसके बराबर होगी, 1 अपॉन रो गामा माइनस वन। अब 1 अपॉन रो का मतलब क्या है, V3 अपॉन V2, जो ये क्या है, रो है। इनका जो रेशो है V3 अपॉन V2 का अनुपात वो क्या है, रो। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन रो गामा माइनस वन। तो यहाँ से जो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है
वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन रो और गामा माइनस 1। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ये जो फार्मूला आया कार्नोट साइकिल का, ये फार्मूला ये कहता है कि ये इंजन की एफिशिएंसी है, ये डिपेंड नहीं करती किस पर, फ्लूइड कौन सा ले रहे हो, यानी कि फ्लूइड के किस प्रकार का फ्लूइड है उस पर डिपेंड नहीं करती, ये केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो कार्नोट एफिशिएंसी टाइप ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती, टाइप ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती, यह केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सोर्स का टेम्परेचर मतलब T1 और सिंक का टेम्परेचर मतलब T2। सोर्स मतलब T1 और सिंक मतलब क्या होगा T2। और ये जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो T1 की वैल्यू लेनी है हमें किस में, केल्विन में, और T2 की वैल्यू भी लेनी है किस में, केल्विन में। एफिशिएंसी डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर, ये डिपेंड नहीं करेगी किस पर, टाइप ऑफ फ्लूइड पर, यानी कि मीडियम ऑफ फ्लूइड कौन सा ले रहे हो, तेल पानी हवा कुछ भी ले लो, ये उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। कार्नोट साइकिल जो है सभी साइकिल्स का आधार होती है, यानी कि कोई भी जो साइकिल है जो रिवर्सेबल है और सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रही है, जिसमें कार्नोट साइकिल काम कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, कार्नोट साइकिल क्या होती है, इसकी दक्षता कैसे निकालोगे, ये सब आपको छाप के आना है एग्ज़ाम के अंदर, अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 2 साल पहले आए तो चांसेस बनते हैं कि वापस से एक क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया जो है, क्या दिया हुआ है, कार्नोट इंजन की दक्षता दी हुई है। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका बनाएं तो इंजन की दक्षता दी हुई है, कितनी दी हुई है, 66%। 66% का मतलब क्या हो गया, 66/100, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 33/50, यही बनेगा ना। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो 50 हो गया। और हम जानते हैं कि जो इंजन की दक्षता है वो किसके बराबर होती है, रुदोष्म प्रसार अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1/रो और ये वैल्यू 1 गामा माइनस 1 ये होती है। तो 1/रो आ गया। तो रो जो है वो क्या होता है, रुदोष्म प्रसार अनुपात, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, नीटा की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 33/50, नीटा जो है उसकी वैल्यू 33/50, 1 माइनस 1/रो, और ये कितना हो गया 1.5 माइनस 1। तो 1/रो 1.5 माइनस 1, तो 1 माइनस 33/50, तो ये कितना बचेगा 17/50। सॉल्व करोगे 17/50, यहाँ कितना आएगा 1/रो और पावर कितनी बचेगी हाफ, तो ये कितना बचेगा 17/50, ये बचेगा ना। एक मिनट रुकना, ये मैंने सही लिखा है क्या फॉर्मूला, चेक कर लेता हूँ। हाँ सही, तो 17/50, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1/रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √17/50। हमें वैल्यू चाहिए रो की, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/17, कितनी वैल्यू हो जाएगी 50/17। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर कह रहा हूँ 2 साल हो गए इसको आए हुए, हो सकता है इस पर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि एक कार्नोट साइकिल की दक्षता 40% है। 40% मतलब कितनी हो गई 0.4, तो ये है 0.4 और 0.4 मान लेते हैं। सिंक का टेम्परेचर T2 है और सोर्स का टेम्परेचर T1 है। तो नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है। तो 0.4 बराबर कितना हो गया 1 माइनस T2/T1। तो यहाँ से देखेंगे तो T2/T1 बराबर 1 माइनस 0.4, और इसको सॉल्व करोगे तो T2/T1 की वैल्यू 0.6 आ गई। तो T2 बराबर 0.6 T1, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला यदि सिंक का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दे तो दक्षता 20% बढ़ जाती है, यानी कि 60 हो जाती है। तो सेकंड केस सेकंड, दक्षता कितनी हो गई है η2 इक्वल टू 60%। 60% का मतलब 0.6, तो ये बराबर कितना हो गया 1 माइनस T2 माइनस 100।
अपॉन T1। ये कहानी हो गई अब। तो नीटा की जो वैल्यू है वो 60% हो गई, यानी कि 0.6। तो 0.6 बराबर 1 माइनस T2 माइनस 100 अपॉन T1। तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस 100 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस 0.6। तो ये कितना हो गया 0.4, और T2 माइनस 100 ये T1 है अपॉन T1। तो T2 माइनस 100 इक्वल्स टू 0.4 T1। इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। अब क्या किया, अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से। तो कितना बनेगा, T2 माइनस 100 अपॉन T2 इक्वल्स टू कितना 0.4 अपॉन 0.6। T1 से T1 कैंसिल हो गया, ये कट गया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3T2 माइनस 300 इक्वल्स टू 2T2। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ T2, और ये 300 इधर चला जाएगा 300। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ठीक है, T2 जो आपका आंसर आएगा T2 का वो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो T2 का आंसर कितना आ गया, 300 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा है एक इन्वेंटर मतलब आविष्कारक एक ऐसा इंजन बनाने का दावा करता है जो 800 से 400 केल्विन के मध्य कार्य करता है, उसकी दक्षता 55% है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी कार्नोट साइकिल के फार्मूला से। और मैंने कहा था कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो रिवर्सेबल है और जो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है, जिसमें कि कार्नोट साइकिल काम कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसकी कार्नोट एफिशिएंसी अगर निकाल लें तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो गई 400, और T1 की वैल्यू कितनी हो गई 800। T1 होता है बड़ा वाला, T2 होता है छोटा वाला। कितना हो गया, ये बचेगा 400 अपॉन 800, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 50%। गिवन क्या है, गिवन एफिशिएंसी जो है, गिवन एफिशिएंसी है 55%। तो 55% है और आई कितनी है 50%। तो एफिशिएंसी कम रह गई, यानी कि 50% कम है किससे, 55% से। और हमें पता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इंजन क्या आएगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के यूनिट सेकंड के ये क्वेश्चन थे। एंड होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को आराम से इजीली समझ में आ गए होंगे।